हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेशित किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया कि जितने भी लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितना रकम दिया है, जिस किसी पार्टी को दिया है, इस सब का लिखित में ब्यौरा निर्वाचन आयोग को दे और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वो इसको अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। लेकिन 21 दिन की जो समय सीमा दी गई थी, उससे महज कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक हलफनामा दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में और कहता है कि हमको 136 दिन का समय और चाहिए, 4.5 महीने का समय चाहिए, तब जाकर के हम बता पाएंगे। दरअसल 4.5 महीने बाद चुनाव बीत चुके होंगे, नई सरकार बन गई होगी। तो आज की जो सरकार है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा असंवैधानिक संविधान विरोधी कानून लाया और जिससे 6,500 करोड़ चंदा भाजपा को मिला, अभूतपूर्व रकम मिली भाजपा को। आज तक किसी पार्टी को कभी भी ऐसी रकम नहीं मिली थी चंदे में। इसका खुलासा हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालत तो रामायण रामलीला कभी देखे होंगे, गांव गांव में रामलीला होती है। एक मारीच है, उस मारीच जैसी हो गई। उधर रावण कहता है जो धर्म की चादर ओढ़ करके सीता जी का हरण कर लिया था, वो जाता है कहता है कि मामा तू सोने का मृग बन जा। तो मारीच सोचता है कि भाई अगर हम मृग बन जाएंगे तो उधर तो राम लक्ष्मण भगवान हैं, अवतार हैं, वो तो मार ही डालेंगे। तो कहता है कि अरे ऐसा मत करो, हमको वो पहचान जाएंगे और मार डालेंगे। तो रावण कहता है कि वो मार डालेंगे, अगर तुम डर रहे हो तो हम अभी मार डालेंगे। तो बेचारा मारीच या तो रावण के हाथ मरे या तो राम के हाथ मरे। ये हाल अपने देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया है। अगर उसके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वो जेल में जाने वाले हैं। जी हां, आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त एक्शन लेने जा रहा है। और अगर वो खुलासा कर देंगे तो जिसने छुपाने के लिए ये कानून बनाया वो भी कुछ न कुछ तो करेगा ही उनके साथ। न जाने कितनी पोल उनके लेकर बैठा है। खैर दोस्तों, खबर है एडीआर मूव्स कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट एसबीआई इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस फॉर एक्सटेंशन इन डिटेल्स डिस्क्लोजर। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संगठन का नाम है जो ये मुकदमा लड़ा था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने का आदेश दिया था। उसके वकील प्रशांत भूषण जी ने कल 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन, न्यायालय की अवमानना की याचिका दाखिल कर दी कि आपने कहा था कि 21 दिन में हिसाब किताब दे दो और ये उसका पालन करने की बजाय इतने दिनों के बाद आकर हलफनामा दाखिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 136 दिन का समय दो। ये वास्तव में न्यायालय के आदेश का जानबूझकर अनुपालन न करना है और यह न्यायालय की अवमानना है, यह अपराध है, इनको सजा दी जाए। कल ये याचिका दाखिल हुई थी 7 मार्च को। आज 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका एक्सेप्ट कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका चलेगी। एसबीआई के अधिकारियों को 13 मार्च को तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, अब तो मारीच पकड़ में आ रहा है। जो नकली हिरन बन के घूम रहा था, अब वो पकड़ में आ रहा है कि वास्तव में वो कुछ गलत छुपा रहा है। वो किसी चीज का अपहरण करने के प्रयास में है। वो अपहरण है भारत का लोकतंत्र, वो अपहरण है भारत की जनता के धन की चोरी, वो अपहरण है निर्वाचन में घालमेल, वो अपहरण है भारत के जनता जो वोट देती है उसको चकाचौंध से पैसा खर्च कर, अकूत पैसा खर्च कर भ्रमित कर देने की साजिश। तो दोस्तों,
आप सब जानना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। द हिंदू बिजनेस लाइन .com का ये न्यूज है 21 घंटे पहले का कि कंटेम्प्ट प्ली फाइल्ड अगेंस्ट SBI इन सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड इशू। इस पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एश्योर किया है, सुप्रीम कोर्ट एश्योर्स लिस्टिंग ऑफ ADR's कंटेम्प्ट प्ली अगेंस्ट SBI आफ्टर बैंक्स मॉडिफाइड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वस्त कर दिया कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और SBI के अधिकारियों को तलब कर लिया। तो दोस्तों, ये एक बड़ा खुलासा है। आप जानिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जब कार्रवाई होती है तो उन अधिकारियों पर होती है जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि वो ये आंकड़ा उपलब्ध कराएं, और खासकर SBI के चेयरपर्सन पर ये कार्रवाई होगी। अब ये बहुत दिलचस्प है कि इसके बावजूद भी वो खुलासा करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे अब एक बात तो साफ हो गई, चाहे खुलासा हो या न हो कि धन किसका, किसने किसको दिया, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि कुछ ऐसा किसी ने किसी को दिया जो जिसने दिया और जिसने लिया वो दोनों जनता को नहीं बताना चाह रहे हैं। यानी जनता के हितों की हानि करने वाला कोई कारनामा सरकार में बैठे लोगों ने कर लिया है। ये एकदम साफ हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता ने इस बात को समझ लिया कि असंवैधानिक रास्ते से जो धन जुटाया गया है पार्टी फंड में, उसका खुलासा न करने की पूरी साजिश रची गई है। मनमोहन सिंह सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम बना करके जनता को सूचना का अधिकार दिया था। उस सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करके मोदी सरकार ने जनता के द्वारा दिए गए धन को अपने पार्टी फंड में लाने का एक ऐसा रास्ता बना लिया जिससे कितना धन आया, किसने कितना धन दिया, ये जनता को न पता चले। तो खुद सोच लीजिए दोस्तों कि ये सरकार लोकतंत्र के लिए है, ये सरकार जनता के लिए है, ये सरकार पारदर्शी है, या ये सरकार खुद के लिए है, अपनी पार्टी के लिए है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। और रात 9 से 10 बजे तक मैं प्रतिदिन भारत के संविधान को अपनी इस किताब से पढ़ा रहा हूं। आज का विषय होगा 8 मार्च रात 9 बजे का आज का विषय है भारत के संविधान में कुल कितने तरह के आरक्षण हैं। इन पर मैं चर्चा करूंगा रात 9 बजे से 10 बजे तक। आप मेरे साथ लाइव में जुड़िए अपने सवाल लेकर। हो सके तो मेरी इस किताब को मंगवा लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर मंगवा सकते हैं आप। हिंदी माध्यम के लिए 280 रुपये जमा करने हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए 300 रुपये जमा करने हैं, दोनों के लिए 550 रुपये जमा करने हैं, 550 रुपीज। तो इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।